everyone. In today's session, we are going to discuss about acid base. प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस किया था हमारी बॉडी की ऑप्टिमम फंक्शनिंग के लिए तो हमारी बॉडी में एसिड होता है एंड जो बेस होता है उनमें बैलेंस होना जरूरी होता है। हमारी बॉडी में जो एसिड अमाउंट और जो बेस का अमाउंट है उस बैलेंस की स्टेट मेंटेन रहती है और इस बैलेंस को कहते हैं एसिड बेस होम्योस्टेसिस। एसिड बेस अगर इस एसिड बेस होम्योस्टेसिस में कोई डिसफंक्शन हो जाता है तो क्या होगा, एसिड बेस का जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। मीन्स एसिड बेस इम्बैलेंस इम्बैलेंस हो। अब ये एसिड बेस इम्बैलेंस कैसे होता है, कितने टाइप का होता है? एसिड बेस इम्बैलेंस को मेनली हम दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक होता है अगर हमारी बॉडी में एसिड का अमाउंट बढ़ जाए, अगर एसिड का अमाउंट इंक्रीज हो जाए तो उस कंडीशन को बोला जाता है एसिडोसिस। एंड अगर बेस का अमाउंट इंक्रीज हो जाए या एसिड का अमाउंट डिक्रीज होता है उस कंडीशन को बोलते हैं एल्केलोसिस। एंड नॉर्मल एसिड बेस बैलेंस में हमने डिस्कस किया था कि हमारी बॉडी में दो टाइप के एसिड का प्रोडक्शन। देयर आर टू टाइप ऑफ एसिड इन आवर। कौन कौन से होते हैं? एक होता है हमारी बॉडी में कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक, और दूसरा होता है मेटाबॉलिक एसिड। एसिडोसिस मीन्स क्या होता है, बॉडी में जो एसिड का अमाउंट इंक्रीज होता है, मीन्स एक्सेसिव H प्लस आयंस प्रेजेंट होते हैं। एसिड कितने टाइप के होते हैं हमारी बॉडी में? दो टाइप। तो एसिडोसिस भी दो टाइप का हो सकता है। कार्बोनिक एसिड रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी, एक तो एसिडोसिस होता है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। रेस्पिरेटरी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस मीन्स बॉडी में क्या हो रहा है, रेस्पिरेटरी जो एसिड है वो इंक्रीज होता है। और दूसरा एसिडोसिस होता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस मीन्स इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ मेटाबॉलिक। देन अगर एसिड का अमाउंट कम हो जाता है बॉडी में, बेस कंटेंट इंक्रीज होते हैं, कंडीशन को बोलते हैं ये एल्केलोसिस भी टू टाइप का हो सकता है। अगर रेस्पिरेटरी एसिड या कार्बोनिक एसिड डिक्रीज होता है बॉडी में, इस वजह से बॉडी में बेस कंटेंट इंक्रीज होते हैं, तो बोलते हैं रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस। क्या होता है रेस्पिरेटरी? एंड अगर हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक एसिड डिक्रीज होता है एंड मेटाबॉलिक एसिड डिक्रीज होने से बॉडी के बेस कंटेंट इंक्रीज होते हैं, तो बोलते हैं मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। मेटाबॉलिक एल्केलोसिस मेनली ये फोर टाइप के एसिड बेस इम्बैलेंस होते हैं तो हमारी बॉडी में देखने को मिलते हैं। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस, देन रिलेटेड टू मेटाबॉलिज्म मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। देन जब भी हमारी बॉडी में एसिड बेस इम्बैलेंस होता है, हमारी बॉडी में एक कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म प्रेजेंट होती है। कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म, कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म मीन्स क्या होता है कि जो भी एसिड बेस इम्बैलेंस का कोज होता है वो पर्टिकुलर कोज ही इस कंडीशन को ट्रीट कर सकता है। देन हमारी बॉडी में कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं जो सिम्टम को मिनिमाइज करने में हेल्प करते हैं। वो क्या करते हैं, सिर्फ हमारी बॉडी के सिम्टम्स को मिनिमाइज करने में हेल्प करते हैं। इस मैकेनिज्म को, हमारी बॉडी की जो नॉर्मल मैकेनिज्म है उसको हम कहते हैं कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म। देन अभी हमने डिस्कस किया था कि दो टाइप के एसिड बेस इम्बैलेंस होते हैं।
एक है रेस्पिरेटरी एसिड बेस रेस्पिरेटरी एसिड बेस इम्बैलेंस मीन्स रेस्पिरेटरी एसिडोसिस एंड रेस्पिरेटरी एल्केलो। ये जो रेस्पिरेटरी एसिड बेस इम्बैलेंस है, ये किससे रिलेटेड होते हैं? रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी सिस्टम, टू रेस्पिरेटरी मीन्स इसका कोज कहाँ पर होता है? रेस्पिरेटरी एसिड बेस इम्बैलेंस का जो कोज होता है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है। तो जब कोज रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है, इस कंडीशन को ट्रीट कौन कर सकता है? इस कंडीशन को करेक्ट कौन कर सकता है? लंग्स कर सकता है। लंग्स कैन करेक्ट द प्रॉब्लम। तो रेस्पिरेटरी एसिड बेस इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है, वो ऑलवेज लंग्स ही करेक्ट कर सकते हैं, बाकी बॉडी का कोई भी ऑर्गन करेक्ट नहीं कर सकता। लेकिन सिम्टम को मिनिमाइज करने के लिए किडनी क्या करती है? मेटाबॉलिक एसिड के लेवल में चेंजेस करती है। इससे क्या होता है? बॉडी की पीएच मेंटेन रहती है लेकिन कोज ट्रीट नहीं होता। तो किडनी कैन कंपनसेट, किडनी कैन कंपनसेट। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की कंडीशन में कौन कॉम्पनसेट करता है? ऑलवेज रेस्पिरेटरी जो भी एसिड बेस इम्बैलेंस है उनको करेक्ट तो रेस्पिरेटरी सिस्टम कर सकता है। ओनली लंग्स कैन करेक्ट द रेस्पिरेटरी एसिड बेस इम्बैलेंस, बट किडनी कैन कॉम्पनसेट टू मिनिमाइज सिम्टम्स। किडनी क्या करती है? सिर्फ सिम्टम को मिनिमाइज करने के पर्पज से कॉम्पनसेट। और ये किडनी की जो कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म होती है वो 2 to 3 डेज का टाइम लेती है। टेक 2 to 3 days to minimize the। देन अगर हम बात करें मेटाबॉलिक एसिड बेस इम्बैलेंस की, मेटाबॉलिक एसिड बेस मेटाबॉलिक इम्बैलेंस एसिड बेस इम्बैलेंस में रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड होंगे? ये किडनी से रिलेटेड होंगे। तो ट्रीट कौन कर सकता, कौन करेगा? किडनी। किडनी कैन करेक्ट द, किडनी कैन करेक्ट द प्रॉब्लम, बट लंग्स क्या करते हैं? कॉम्पनसेट करते हैं बॉडी की पीएच को मेंटेन करने के लिए। तो लंग्स कैन कॉम्पनसेट, लंग्स कैन कॉम्पनसेट टू मिनिमाइज। ये दोनों में थोड़ा एक स्पेसिफिकेशन माइंड में रखना है कि रेस्पिरेटरी एसिड बेस इम्बैलेंस को करेक्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम करता है लेकिन कर कॉम्पनसेट किडनी करती है। एंड मेटाबॉलिक एसिड बेस इम्बैलेंस है वो करेक्ट ओनली किडनी करेगी लेकिन लंग्स कॉम्पनसेट करके साइन एंड सिम्टम को रिड्यूस। देन वन बाई वन हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। फर्स्ट एसिड बेस इम्बैलेंस है जो अपना रेस्पिरेटरी। तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि रेस्पिरेटरी मीन्स क्या होता है। तो एसिडोसिस मीन्स बॉडी की जो कंडीशन है कैसी होगी? एसिडिक होगी। एसिडिक होने का मतलब पीएच क्या होगी? डिक्रीज होगी, पीएच डिक्रीज होगी एंड बॉडी में एसिड एसिड कंटेंट डिक्रीज होगा। तो रेस्पिरेटरी एसिड कौन सा होता है? कार्बोनिक मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या होगा? इंक्रीज होगा, तभी तो पीएच एसिडिक होगी। तो PaCO2 का लेवल क्या होगा? कैसे होता है? कोई भी ऐसा कोज जो रेस्पिरेटरी में ऑब्स्ट्रक्शन करे, एनी कोज which leads to respiratory obstruction,
कोई भी कोज हो सकता है जो रेस्पिरेटरी में ऑब्स्ट्रक्शन कोज करता है। फॉर एग्जांपल अस्थमा हो सकता है, सीओपीडी हो सकता है, ब्रोंकाइटिस में हो, निमोनिया, माइसेमा, कोई भी रेस्पिरेटरी डिजीज कंडीशन है जो रेस्पिरेटरी में ऑब्स्ट्रक्शन कोज करती है। देन रेस्पिरेटरी सेंटर जो ब्रेन में होता है, अगर वो डिप्रेस हो जाए, रेस्पिरेटरी सेंटर डिप्रेस कब होगा? द यूज ऑफ रेस्पिरेटरी डिप्रेजेंट, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। अगर पेशेंट रेस्पिरेटरी डिप्रेसेंट फॉर एग्जांपल सेडेटिव ड्रग्स का यूज करता है केस में, या कोई ब्रेन इंजरी या ब्रेन ट्रॉमा हुआ है पेशेंट, इन सब में क्या होगा? रेस्पिरेटरी सेंटर डिप्रेस होगा या रेस्पिरेटरी में ऑब्स्ट्रक्शन होगा। जब रेस्पिरेटरी में ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो बॉडी में क्या होगा? हाइपोवेंटिलेशन। हाइपो मीन्स बॉडी क्या करेगी? जो भी मेटाबॉलिज्म से कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बोनिक एसिड का प्रोडक्शन हो, उस कार्बोनिक एसिड को एक्सहेल नहीं कर पाएगी। हाइपोवेंटिलेशन में क्या होता है? बॉडी इज अनेबल टू एक्सक्रीट CO2 या कार्बोनिक एसिड, बॉडी कार्बोनिक एसिड को एक्सक्रीट कर पाएगी। और जब बॉडी कार्बोनिक एसिड को एक्सक्रीट नहीं करेगी तो क्या होगा? बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो जाए, इंक्रीज्ड PaCO2 लेवल इन द बॉडी। और जब कार्बोनिक एसिड इंक्रीज होगा तो कार्बोनिक एसिड क्या है? एसिडिक नेचर का होता है। ये बॉडी की पीएच को और ज़्यादा एसिडिक बनाए, इंक्रीज द पीएच ऑफ द। इस तरह से अगर रेस्पिरेटरी में कोई ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो वो ऑब्स्ट्रक्शन रेस्पिरेटरी एसिडोसिस को कोज कर सकता है। देन मेनली क्या सिम्टम होते हैं? तो इसमें बॉडी ट्राई करती है। क्लिनिकल फीचर्स की हम बात करें रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, तो जो कॉमन फीचर्स होते हैं वो कन्फ्यूजन, हेडेक, कोमा, डिक्रीज्ड ब्लड प्रेशर एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम ट्राई करता है जो एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड है उसको एक्सहेल करने का, तो रेस्पिरेटरी रेट क्या होगी? इंक्रीज्ड हो जाएगी। इंक्रीज्ड रेस्पिरेटरी रेट एंड डेप्थ, रेस्पिरेटरी की जो रेट है एंड जो डेप्थ है वो इंक्रीज हो जाएगी। अब इस कंडीशन को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं? मैनेज कैसे करना है? बॉडी में क्या हो रखा है? ये CO2 लेवल इंक्रीज हो रखा है, एक्सेसिव हो रखा है एंड बॉडी में ऑक्सीजन की एफिशिएंसी हुई है। तो हम इस कंडीशन को कैसे करेक्ट कर सकते हैं? तो हम इस कंडीशन को करेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करनी पड़ेगी। एडमिनिस्टर। देन अगर पेशेंट की कंडीशन एक सीवियर है, मीन्स PaCO2 लेवल मोर देन 50, नॉर्मल लेवल कितने होते हैं वो नेक्स्ट सेशन में जब हम एपीजी एनालिसिस को डिस्कस करें बात करेंगे इसके बारे में। लेकिन आपको एक नॉर्मली ये माइंड में रखना है, अगर ये CO2 का लेवल 50 से ज़्यादा है तो क्या करना है? पेशेंट को एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन करना है एंड मैकेनिकल वेंटिलेशन प्रोवाइड करना है केस ऑफ एक्सेसिव PaCO2, क्योंकि रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन है, में एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन करना पड़ेगा। इंट्यूबेशन
एंड प्रोवाइड मैकेनिकल देन सेकंड जो एसिड बेस इम्बैलेंस है रेस्पिरेटरी रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस मेनली इसका जो कोज होता है वो होता है हाइपर वेंटिलेशन। मीन्स बॉडी में वेंटिलेशन हाइपर वेंटिलेशन हो, ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है। इसका कोज क्या होता है? हाइपोवेंटिलेशन, हाइपर वेंटिलेशन। हाइपर वेंटिलेशन कैसे होता है? तो हाइपर वेंटिलेशन डिजीज कंडीशन में भी हो जाता है। फॉर एग्जांपल फीवर, फीवर के केस में बॉडी की मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज हो जाती है, ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज हो जाती है। उस केस में इन द कंडीशन ऑफ हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया की कंडीशन में बॉडी कंपनसेट करती है एंड एक्सेसिव वेंटिलेशन हो जाता है। देन मैकेनिकल हाइपर वेंटिलेशन, अगर हम मैकेनिकल वेंटिलेशन दे रहे हैं और हायर कंसंट्रेशन में ऑक्सीजन एडमिनिस्टर, तो मैकेनिकल उस कंडीशन में भी क्या होता है? बॉडी में हाइपर वेंटिलेशन। और हाइपर वेंटिलेशन में क्या होता है कि ये O2 लेवल इंक्रीज होता है बॉडी। जब ऑक्सीजन इंक्रीज होती है तो बॉडी क्या करती है? एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर देती है। मीन्स लंग्स एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक एक्सेसिव अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड को एक बॉडी एक्सहेल कर देगी, बॉडी से बाहर निकाल देगी, तो बॉडी में क्या होगा? PaCO2 का जो लेवल है से भी बिलो चला जाएगा। ए डिक्रीज इन PaCO2 मीन्स बॉडी में जो कार्बोनिक एसिड है उसका लेवल क्या होगा? नॉर्मल से भी डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज्ड कार्बोनिक, जब कार्बोनिक एसिड डिक्रीज होगा तो बॉडी पीएच क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, एल्कलाइन हो जाएगी, इंक्रीज द पीएच ऑफ द, तो दिस कंडीशन इज नोन एज रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। पीएच क्या हो रही है यहाँ पर? नॉर्मल से ज़्यादा हो रही है, बॉडी की पीएच एल्कलाइन होती है एंड कार्बोनिक एसिड डिक्रीज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का बॉडी में लेवल डिक्रीज हो रहा है। कंडीशन को हम कहते हैं रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। देन इस कंडीशन को हम कैसे ट्रीट करते हैं? तो एडवाइज करते हैं पेशेंट को कुछ बेसिक टेक्निक्स, ब्रीथिंग टेक्निक्स पेशेंट को एडवाइज की जाती है। ब्रीथिंग टेक्निक्स हम एडवाइज करते हैं पेशेंट एंड ब्रीथिंग होल्डिंग टेक्निक्स एडवाइज करता है। होल्डिंग टेक्निक देन फिर केस हम कर सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीथिंग या कार्बन डाइऑक्साइड इनहेलेशन भी हम पेशेंट को दे सकते हैं। नेक्स्ट जो एसिड बेस इम्बैलेंस है वो है मेटाबॉलिक एल्केलो एसिडोज। मेटाबॉलिक
मेटाबॉलिक एसिडोसिस मीन्स क्या होता है, इंक्रीज अमाउंट ऑफ मेटाबॉलिक। अगर हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक एसिड के अमाउंट में इंक्रीज हो जाए, इंक्रीज अमाउंट ऑफ मेटाबॉलिक, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्या होगा, कैसे होगा, अमाउंट इंक्रीज कैसे होगा? तो दो चीज़ें हो सकती है कि या तो बॉडी में जो एसिड का प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाए, इंक्रीज एसिड प्रोडक्शन, या क्या हो जाए, बॉडी में एसिड का एक्सक्रीशन डिक्रीज, डिक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ मेटाबॉलिक एसिड। तो दोनों कोज रेस्पॉन्सिबल होते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस के लिए। अगर हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक एसिड का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाए तो भी क्या होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अगर हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक एसिड का एक्सक्रीशन डिक्रीज हो जाए तो भी ये कंडीशन कोज कर सकती है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। कौन कौन से कोज होते हैं हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिक एसिड के प्रोडक्शन को इंक्रीज? तो फॉर एग्जांपल फर्स्ट एक कंडीशन होती है डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, कह सकते हैं डायबिटीज मेलाइटस का एक कॉम्प्लिकेशन होता है डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, को हम डी के कहते हैं। डायबिटिक कीटो एसिडोसिस में क्या होता है, जब भी हमारी बॉडी में इंसुलिन डेफिशिएंसी होती है, इंसुलिन कम हो जाता है, तो ग्लूकोज की प्रॉपर मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाती। जब भी इंसुलिन की डेफिशिएंसी है तो बॉडी में जो ग्लूकोज की जो मेटाबॉलिज्म डेफिशिएट हो जाती है, प्रॉपर नहीं होती। उस कंडीशन में हमारी बॉडी के अगर फेट कंटेंट है, हमारी बॉडी उनसे एनर्जी का प्रोडक्शन करती है, मीन्स फेट विल बी मेटाबोलाइज। और जब फेट मेटाबोलाइज्ड होती है तो एक वेस्ट प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होता है जिसको हम कहते हैं कीटोन बॉडी, कीटोन बॉडीज। ये कीटोन बॉडीज का नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है। कीटोन बॉडी कैसी होती है, एसिडिक होती है। तो ये बॉडी की पीएच को इंक्रीज करती है एंड एक कंडीशन कोज करती है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। देन अगर ऐसे पेशेंट जिनमें रीनल फेल्योर हो रखा है, रीनल प्रॉब्लम, तो रीनल फेल्योर के केस में क्या होगा, जो मेटाबॉलिक एसिड है उसका प्रोडक्शन तो नॉर्मल हो रहा है लेकिन एक्सक्रीशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ मेटाबॉलिक। जब मेटाबॉलिक एसिड का एक्सक्रीशन नहीं होगा तो भी बॉडी में एसिड का अमाउंट डिक्रीज होता है और ये रिस्पॉन्सिबल होता है मेटाबॉलिक। मेनली ये दो टाइप के कोज होते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस के लिए, एक डायबिटिक मेलाइटस या डायबिटिक कीटो एसिडोसिस और दूसरा रीनल फेल्योर। अब इसमें क्या होता है, मैंने बताया था कि इस कंडीशन को ट्रीट, जो भी मेटाबॉलिक एसिड बेस इम्बैलेंस है उसको सिर्फ किडनी ट्रीट कर सकती है लेकिन रेस्पिरेटरी सिस्टम कंपनसेट कर सकता है। तो ये जो बॉडी में एक्सेस मेटाबॉलिक एसिड है इसकी वजह से बॉडी की क्या हुई है, पीएच इंक्रीज हुई है। एक्सेस मेटाबॉलिक एसिड, एक्सेस मेटाबॉलिक एसिड के कारण क्या होता है, बॉडी की पीएच डिक्रीज होती है या एसिडोसिस की कंडीशन अराइज हुई है। इस कंडीशन को कंपनसेट करने के लिए, सिम्टम को रिलीव करने के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या करता है, कंपनसेट करेगा। और कंपनसेट करने के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्या करना पड़ेगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम विल कंपनसेट। रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंपनसेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पीएच को मेंटेन करने के लिए ये क्या करेगा, एक्सेस
एक्सक्रीशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। एक्सेसिव अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी एक्सक्रीट करेगा। का कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स कार्बोनिक एसिड को ये क्या करेगा, एक्सक्रीट करेगा। अल्टीमेटली क्या होगा, बॉडी में दो टाइप के एसिड होते हैं। अगर मेटाबॉलिक एसिड इंक्रीज हो रहा है तो ये कार्बोनिक एसिड के अमाउंट को डिक्रीज करेगा, तो पीएच मेंटेन रहेगी। तो एक्सेस एक्सक्रीट करेगा तो क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, रेस्पिरेटरी रेट होगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट एंड डेथ। ऑलवेज मेटाबॉलिक एसिड बेस इम्बैलेंस की कंडीशन में हमें इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट एंड डेप्थ देखने को मिलती। कंडीशन को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, कि रेस्पिरेटरी सिस्टम तो ओनली कॉम्पनसेट करेगा, इस कंडीशन को मैनेज कैसे कर सकते हैं। तो अगर ये कंडीशन डायबिटिक कीटो एसिडोसिस के कारण हुई, अगर इस कंडीशन का कोड डी के ए डायबिटिक कीटो एसिडोसिस है, हम कैसे मैनेज करेंगे। डीके में क्या होता है, इंसुलिन की डेफिशिएंसी होती है, और इंसुलिन की डेफिशिएंसी होने के कारण ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म नहीं होती। जब ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म नहीं होती है तो किसकी मेटाबॉलिज्म होती है, फेट की मेटाबॉलिज्म होती है, एंड बॉडी बनाती है कीटोन बॉडीज, बॉडी बनाती है कीटोन। तो हमें क्या करना है, इस पेशेंट को इंसुलिन एडमिनिस्टर करनी है। क्या करेंगे, इंसुलिन एडमिनिस्टर करेंगे। जैसे एडमिनिस्टर करेंगे, ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म होनी स्टार्ट हो जाएगी, एंड ग्लूकोज से किसका प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन। तो हमारी बॉडी फैट को यूटिलाइज नहीं करेगी। जब फैट यूटिलाइज नहीं होगी तो कीटोन बॉडीज का प्रोडक्शन नहीं होगा। तो अगर डायबिटीज के कारण एसिडोसिस की कंडीशन हुई है तो इसका मैनेजमेंट हम कर सकते हैं, इंसुलिन एडमिनिस्टर कर सकते हैं। देन अगर पेशेंट को रीनल फेल्योर है, तो रीनल फेल्योर के कारण एसिड बेस इम्बेलेंस या मेटाबॉलिक एसिडोसिस हुआ है, तो इसको मैनेज करने के लिए हमें करना होगा डायलिसिस। क्या करना होगा, डायलिसिस करना होगा। और डायलिसिस से हम जो एक्सेस अमाउंट में एसिड है उसको बॉडी से एक्सक्रीट कर सकते हैं। देन इसके अलावा हमें पेशेंट को लो फैट एंड लो प्रोटीन डाइट वाइज करनी होती है, प्रोवाइड करनी होती है। लो फैट, लो प्रोटीन एंड हाई कैलोरी। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिक एसिडोसिस का पेशेंट है या डायबिटिक कीटो एसिडोसिस का पेशेंट है, और उसमें मेटाबॉलिक एसिडोसिस को प्रिवेंट करने के लिए आप किस टाइप की डाइट प्रोवाइड करोगे। तो हमें कैसी डाइट देनी हो, ऐसी डाइट जो लो इन फैट, लो इन प्रोटीन एंड हाई इन कैलोरी हो। ऐसी डाइट क्या करेगी, बॉडी में एसिडिक कंटेंट को या प्रोटीन वेस्ट को डिक्रीज करने का काम करती। देन लास्ट जो मेटाबॉलिक इम्बेलेंस है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। मेटाबॉलिक एल्कलोसिस बॉडी कैसी हो रही है, एल्कलाइन हो रही है, मीन्स बॉडी की पीएच इंक्रीज हो रही है। एंड जब पीएच इंक्रीज होती है तो मेटाबॉलिक एसिड क्या होता है, बॉडी में डिक्रीज होता है, डिक्रीज। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस में क्या होता है, डिक्रीज इन मेटाबॉलिक एसिड एंड डिक्रीज इन मेटाबॉलिक, में मेटाबॉलिक एसिड डिक्रीज होता है। और जो बाइकार्बोनेट आयन होते हैं, जो बेस कंटेंट होते हैं हमारी बॉडी में, वो क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। इंक्रीज बाइकार्बोनेट कंटेंट इन द बॉडी। और इस कंडीशन को कंपनसेट करने के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या करता है, मेटाबॉलिक एसिड डिक्रीज हो रहा है तो रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या करेगा, कार्बोनिक एसिड को इंक्रीज।
इस कंडीशन को कॉम्पनसेट करने के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या करेगा, कॉम्पनसेट करेगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम कॉम्पनसेट करेगा, कैसे करेगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम में डिक्रीज होगी रेस्पिरेटरी रेट एंड डेप्थ, और जब रेस्पिरेटरी रेट एंड डेप्थ डिक्रीज होगी तो रिटेंशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का रिटेंशन होगा, मीन्स पीएच क्या होगी, बॉडी डिक्रीज होगी। इस तरह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस को रेस्पिरेटरी कैसे कॉम्पनसेट करता है, रेस्पिरेटरी कॉम्पनसेट करता है रेस्पिरेटरी रेट एंड डेप्थ को डिक्रीज। जब रेस्पिरेटरी रेट एंड डेप्थ डिक्रीज होती है तो बॉडी में रिटेंशन होता है, कार्बोनिक एसिड एक्सेस होता है बॉडी में, एंड जो इम्बेलेंस था, मेटाबॉलिक एसिड कम हुआ था, उसको कवर कौन कर लेता है, कार्बोनिक। मेटाबॉलिक जो एल्कलोसिस कंडीशन के कोज कौन कौन से हो सकते हैं, दो टाइप के कोज होते हैं जो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। एक तो ऐसे कोज जो बॉडी में डिक्रीज करते हैं एसिड को, दूसरे ऐसे कोज जो बेस कंटेंट को इंक्रीज करते हैं, HCO3 या बेस कंटेंट को। फर्स्ट हम बात करें ऐसे कौन कौन से कोज होते हैं जो बॉडी में एसिड की डेफिशिएंसी करते हैं, तो एक्सेसिव यूज ऑफ डायूरेट। अगर हम किसी पेशेंट में एक्सेसिव डायूरेटिक्स करें, ये क्या करेंगे, बॉडी में हाइड्रोजन आयंस की डेफिशिएंसी करवाएंगे, बॉडी में एसिड डेफिशिएंसी करवाते हैं। सेकंड वन, एक्सेसिव वोमिटिंग। वोमिटिंग जब वोमिटिंग होती है तो वोमिटिंग के साथ क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का लॉस होता है, और जब एसिड की डेफिशिएंसी, हाइड्रोक्लोरिक या एक टाइप का एसिड है, बॉडी में एसिड की डेफिशिएंसी होगी हाइड्रोजन आयंस की। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि डायूरेटिक्स बॉडी में किस टाइप का एसिड बेस इम्बैलेंस करवा सकता है, या वोमिटिंग के केस में कौन सा एसिड बेस इम्बैलेंस होता है। डायूरेटिक्स एंड वोमिटिंग दोनों कंडीशन में क्या होता है, H प्लस आयंस का लॉस होता है, बॉडी से एसिड का लॉस होता है, और किस टाइप की कौन से एसिड, मेटाबॉलिक एसिड का लॉस होता है। इन दोनों कंडीशन में मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होता है। और दूसरी ऐसी कंडीशन जो बॉडी में बाइकार्बोनेट का अमाउंट इंक्रीज करती है, बाइकार्बोनेट का अमाउंट कैसे इंक्रीज होता है, या तो हम एक्सेसिव इन्फ्यूजन करते हैं बाइकार्बोनेट सेलाइन का, इन्फ्यूजन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसका कॉज होता है मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैसिव ट्रांसफ्यूजन किस टाइप का एसिड बेस बैलेंस कर सकता है, तो मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे मेटाबॉलिक एल्कलोसिस के लिए। कैसे होता है, तो जब भी हम ब्लड को स्टोर करते हैं उसमें एंटीकोआगुलेंट यूज, जब भी हम ब्लड को स्टोर करते हैं ब्लड बैंक में, तो उसमें सिट्रेट एंटीकोआगुलेंट, कोआगुलेंट, सिट्रेट एंटीकोआगुलेंट जब मेटाबोलाइज होते हैं, इसका प्रोडक्शन करते हैं बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट, ये बाइकार्बोनेट क्या है हमारी बॉडी में, एक बेस कंटेंट। जब बाइकार्बोनेट इंक्रीज होगा तो बॉडी पीएच क्या होगी, ये भी इंक्रीज होगी, या बॉडी की पीएच कैसी हो जाएगी, एल्कलाइन हो जाएगी। तो मैसिव ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड लीड्स टू मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। तरह से हमारी बॉडी में ये 4 टाइप के एसिड बेस